स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के अंदर में मोशन ऑफ थैंक्स के डिस्कशन के दौरान पीएम सर के द्वारा नॉर्थ एंड साउथ के डिवाइड के पर्सपेक्टिव से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो दिया गया। तो आप देखिए कि हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर आपको मोशन ऑफ थैंक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं इन्फॉर्मेशन है तो एक बार इसको पॉलिटिका बुक से ज़रूर से रीड कीजिए स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉर्थ एंड साउथ के डिवाइड के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर ही सदर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जिनके द्वारा कंटिन्यूस जो प्रोटेस्ट है वो किया गया है, जिसके अंदर कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया दिल्ली के अंदर में। आप देखिए कि इनके द्वारा जो चलो दिल्ली का जो बेसिकली एक स्लोगन है वो भी दिया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कि दिल्ली के अंदर में फंड के अलोकेशन के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चलो दिल्ली के बारे में, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में एक स्लोगन आपको देखने के लिए मिलता है जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था अपना जो इंडियन नेशनल आर्मी है आज़ाद हिंद फौज है उसको डिस्कशन के ही दौरान में। तो बेसिकली दिल्ली चलो का जो स्लोगन है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया है फंड के अलोकेशन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स केरल जो स्टेट है उसके द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आर्टिकल 131 के पर्सपेक्टिव से एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था। आर्टिकल 131 क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 131 है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स कि यहाँ पे आप डायरेक्टली जब कोई केस है उसको फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कोई अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं रीच करोगे। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपको किसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है? कोई टू स्टेट्स है उनका अगर कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रेज होता है, सपोज कीजिए किसी टू स्टेट्स का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, तो आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में देखने के लिए मिलता है। या आप देखिए कि सेंटर और स्टेट का कोई कन्फ्लिक्ट है वो रेज होता है तो उसको भी यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली या फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है क्या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, कोई दो स्टेट्स के बीच में कोई वाटर का जो डिस्प्यूट है उसको भी क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया जा सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो स्टूडेंट्स आपका जो पॉलिटी का जो बुक है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट चैप्टर के अंदर में जाके इसको जरूर से रीड कीजिए। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जरूर से मेंशन किया गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी बार सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है सुप्रीम कोर्ट का जो सीट्स है उनके अलोकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो आपको अलोकेशन के बारे में भी जो आर्टिकल है सीट है सुप्रीम कोर्ट का उसके पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 130 के अंदर में उसको मेंशन किया गया है कि सदर्न इंडिया के स्टेट से किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीच करना है तो सीट है वो काफ़ी दूर है दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, उसके सीट्स को अलग अलग पार्ट्स के अंदर में इस्टेब्लिश किया जा सके जिससे कि जस्टिस है वो एक्सेसिबल हो यहाँ पे सदर्न इंडिया एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के जो हमारे सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के। यहाँ पे हमने सदर्न एंड नॉर्थ के जो डिवाइड है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। तो आप देखिए कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो मनी का जो अलोकेशन किया जाता है उस समय भी सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका डिमांड देखने के लिए मिलता है कि उनको बेटर वे में जो मनी है उसको अलोकेट किया जाए। क्यों ये डिमांड देखने के लिए मिलता है कि पॉपुलेशन को ही एक क्राइटेरिया है वो यहाँ पे नहीं माना जाए, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको ही एक क्राइटेरिया ना मान के फंड है उसको अलोकेट ना किया जाए रेदर देन द सदर्न इंडिया के स्टेट जिनके द्वारा बेटर वे में जो फैमिली प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया गया, बेटर वे में जो पॉपुलेशन है उसको ग्रोथ को कंट्रोल किया गया उनके द्वारा, तो उनको भी यहाँ पे मोर डायमेंशन के थ्रू जो मनी है उसका अलोकेशन है वो किया जाए। स्टूडेंट्स आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि न्यू फाइनेंस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आर्टिकल 280 के अंडर में आपको जो फाइनेंस कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है। फाइनेंस कमीशन के द्वारा मनी के अलोकेशन के पर्सपेक्टिव से मनी का जो डिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ग्रांट इन एड का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जो मनी है उसका डिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। और आप देखिए कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के थ्रू मनी का लोकेशन है, पॉपुलेशन ओनली एज ए क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा 1971 एंड प्रेजेंट का जो पॉपुलेशन है उसका भी जो डिफरेंस है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, क्या किसी स्टेट्स के द्वारा जो फैमिली प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया गया है या नहीं कैरी आउट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवरेज है उसको भी एक डायमेंशन माना जाता है।
2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में आपके इन डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था कि कौन कौन से डायमेंशन के रिगार्डिंग में जो मनी है उसको डिवोल्व किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अभी हमारा कौन सा फाइनेंस कमीशन है वो एस्टेब्लिशमेंट में आएगा स्टूडेंट, 16 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 के बारे में हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से पता होनी चाहिए। एक चेयरपर्सन है, 4 इसके जो मेंबर्स हुआ करते हैं। हमारा जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो किसके द्वारा हेड किया गया था, एनके सिंह नाम के पर्सन है। 14 फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा हेड किया गया, वाईवी रेड्डी हैं, जिनके द्वारा 32% डिवोल्यूशन किया गया, 42% डिवोल्यूशन किया गया था। एनके सिंह के द्वारा 41% किया गया था, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी है वो बना दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सदर्न इंडिया के स्टेट्स का जो मनी का जो मनी के रिगार्डिंग में जो बेसिकली जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे रिसेंटली हमने डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में डिस्कस किया है। आर्टिकल 82 के अंडर में जो डीलिमिटेशन कमीशन उसको सेंसस के बारे में, सेंसस के बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एक्सरसाइज है, सीट्स को मोर यहाँ पे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो बेसिकली जो पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं उनका जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट करना है। तो वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है उसको एज ए क्राइटेरिया अगर माना गया, तो आप देखिए कि सदर्न इंडिया के स्टेट जिनके द्वारा बेटर वे में फैमिली प्लानिंग किया गया है, बेटर वे में पॉपुलेशन को ग्रोथ किया गया है, तो उनको लेस सीट है वो अलोकेट होगा। तो उसका भी यहाँ पे काफ़ी बार जो रिगार्डिंग में जो आर्टिकल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट को एड्रेस कब किया जाता है? जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होने के बाद में, हमारे लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होने के बाद में। क्योंकि देखिए राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा में आपको इलेक्शंस वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलते हैं। और कुछ लोग वहाँ पे रिटायर होंगे, कुछ लोगों का इलेक्शंस होगा, तो कंटिन्यूस हाउस है। लोकसभा डिजोल्व होता है और उसके बाद में उसके फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। उसके बाद में फिर से जो लोग हैं वो मिलते हैं। तो आप देखिए कि मेंबर्स का जो बेसिकली ओथ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर द जनरल इलेक्शन है उसके दौरान में पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाता है। पार्लियामेंट को जो यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। और हर एक फिजिकल ईयर के दौरान में, फिजिकल ईयर का जो फर्स्ट डे है, आप देखिए कि बजट के डिस्कशन से पहले प्रेसिडेंट के द्वारा अपना जो एड्रेस है उसको कैरी आउट किया गया। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो एड्रेस किया जाता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपने डिस्कशन के दौरान में। प्रीवियस ईयर के दौरान में गवर्नमेंट के द्वारा क्या डिसीजंस लिए गए हैं, आने वाले समय में क्या डिसीजंस होंगे। वैसे आपको ये जो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है उसके बारे में पता जरूर से होना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको समय मिले तो आप इसके बारे में रीड भी कर सकते हो, क्योंकि आप देखिए कि आप यूपीएससी के लिए अपीयर होगे, मैक्सिमम 2 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो एनफ होते हैं। जो भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, हमारे एग्जाम के पर्पज का जो थिंग्स हैं। वैसे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस के अंदर में मेंशन की जाती हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप देखिए कुछ एड्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2 ईयर का आपके लिए सफिशिएंट करंट अफेयर है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो उसको डिटेल में रीड कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो पीआईबी से जाके उसको डाउनलोड करके रीड जरूर से करना एक बार उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के द्वारा जो फिजिकल ईयर के दौरान में, फर्स्ट डे के दौरान में, जनरल इलेक्शन के बाद में जो डिस्कशन किया जाएगा उसको वोटिंग की जाती है, उसका वोटिंग के लिए पुट किया जाएगा आफ्टर द डिस्कशन। अगर यहाँ पे किसी गवर्नमेंट का डिफीट होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स के थ्रू में उस डिस्कशन को बेसिकली यहाँ पे जो पास है वो नहीं करवाया गया वोटिंग के प्रोसेस के थ्रू में, तो गवर्नमेंट का जो डिफीट है वो माना जाता है, इक्वल टू द गवर्नमेंट ऑफ डिफीट है, उसके परस्पेक्टिव से यहाँ पे माना गया है। आप देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हो जाता है अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे भी बेसिकली गवर्नमेंट का जो डिजोल्यूशन है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिजाइन किया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर में। यहाँ पे आपको मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी कुछ ऐसे मोशंस हैं जिनको पास करवाना जरूरी है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में, उनका जो बेसिकली मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए समय समय पे ऐसी एक्सरसाइज हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। केरल के द्वारा भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल किया गया था, यहाँ पे बेसिकली
नेट बोरोइंग का जो सीलिंग है उनके ऊपर में लगाया गया, और बेसिकली स्टेटमेंट भी इस तरीके से दिए गए हैं सेंटर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कि केरल के द्वारा अपना जो फिजिकल मैनेजमेंट है वो ना करने की वजह से कंट्री का जो ओवरऑल रेटिंग है उसको ये इफेक्ट करता है। तो इसके बारे में कल ही हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था स्टूडेंट। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज ये जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं। हमारे कंट्री के अंदर भी इलेक्शन जल्द ही अनाउंस होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो इस्टेब्लिशमेंट में आएगा उसके बाद में। नेक्स्ट पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं। वहाँ पे अभी तक आफ्टर द इंडिपेंडेंस कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उसके द्वारा अपना जो 5 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया गया। आप देखिए कि इमरान खान उस कंप्लीट कर सकते थे अपने टेन्योर को, बट वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो आर्मी का जो डिक्टेटरशिप है, आर्मी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आर्मी के द्वारा बेसिकली उनको टॉपल डाउन किया गया उससे पहले ही, यहाँ पे कंप्लीट गवर्नमेंट होने से पहले। पाकिस्तान के उन इलेक्शन से पहले बेसिकली बलूचिस्तान के प्रोविंस के अंदर में जो ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला है। अब आपको ये बलूचिस्तान रीजन के बारे में ज़रूर होना चाहिए। बलूच जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके जो लोगों का डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। पाकिस्तान का वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन है, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरियाज हैं वो काफ़ी डिटोरेटिंग कंडीशन के अंदर में है। पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा भी जो एट्रोसिटीज़ हैं वो कैरी आउट की जाती हैं इस बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर में। अब आप देखिए कि कुछ दिन पहले भी हमने जनवरी के मंथ के समय इस बलूचिस्तान रीजन के बारे में डिस्कस किया था। कब डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? क्योंकि ईरान के द्वारा एक स्ट्राइक है उसको कंडक्ट किया गया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के अंदर में। पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान रीजन, और आप देखिए कि यहाँ पे कंधार के सदर्न पार्ट में अफगानिस्तान का जो कंधार है, कंधार के जो सदर्न पार्ट के अंदर में जो बलूच पीपल्स है उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान का एरिया क्रिएट होता है, यहाँ पे ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान है। तो बेसिकली यहाँ पे बलूच पीपल्स है उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में डिवाइड है। यहाँ पे सिस्तान बलूचिस्तान है, यहाँ पे बलूचिस्तान है, ग्वादर पोर्ट है वो यहीं सिचुएटेड है, वहाँ पे जो ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला। केरल के जो स्पीकर हैं, सॉरी बिहार के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा मना कर दिया गया कि फ्लोर टेस्ट से पहले वो यहाँ पे रिजाइन नहीं करेंगे, उससे पहले उनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो नहीं दिया जाएगा। आपको स्पीकर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होनी चाहिए कि स्पीकर के द्वारा जो रिजाइन है वो किसको सबमिट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर के द्वारा डिप्टी स्पीकर को अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया जाता है। डिप्टी स्पीकर के द्वारा क्या स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया जाता है, गवर्नर को सबमिट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होनी चाहिए। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है जिसको प्रपोज किया गया है बिहार के जो स्पीकर हैं उनके अगेंस्ट में। तो आप देखिए उनके द्वारा कहा गया है कि 14 डेज का एडवांस नोटिस होना चाहिए, और 14 डेज के समय में जो 14 डेज कंप्लीट होने के बाद में ही वो मोशन है जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, उसके रिगार्डिंग में जो वोटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पीकर के बारे में डिस्कस किया गया है, उनकी रिमूवल के प्रोसेस के बारे में उनके द्वारा मना कर दिया गया कि फ्लोर टेस्ट से पहले उनके द्वारा रिजाइन नहीं किया जाएगा। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे स्पीकर के रिमूवल के पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल है उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। आर्टिकल 179 है, उसके अंदर में मेंशन किया गया है स्पीकर के रिमूवल प्रोसेस के बारे में, कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को। यह आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आप देखिए कि आर्टिकल से एकदम से याद नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप कंटिन्यूस ऐसे न्यूज़ के थ्रू उसको याद करोगे। रेगुलरली आपको कोई ना कोई आर्टिकल है, जैसे हमने यहाँ पे आर्टिकल 130 के बारे में रीड किया, हमने यहाँ पे आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में रीड किया। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 179 के बारे में हमने देखा, स्पीकर के रिमूवल प्रोसेस के बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एनसीपी का बेसिकली जो पार्टी है उसके अंदर 2 फैक्शंस आपको देखने के लिए मिले थे। जो फैक्शन अलग से क्रिएट हुआ था डिससेटिस्फैक्शन के पर्सपेक्टिव से या उनके जो पॉलिटिकल डिजायर हैं उनके रिगार्डिंग में, तो उसको बेसिकली इलेक्शन कमीशन के द्वारा रियल एनसीपी जो पार्टी है वो मान लिया गया, उन्हीं को जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो लोकेट कर दिए गए। ओरिजिनल जो एनसीपी के जो फाउंडर हैं बेसिकली बारामती रीजन से बिलोंग करते हैं। बारामती कहाँ है? बारामती आपको महाराष्ट्र के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इनके द्वारा जो शुगर केन बेल्ट है, जो शुगर केन का जो वहाँ पे जो प्रोडक्शन काफ़ी हायर देखने के लिए मिलता है, उस रीजन का जो पॉलिटिक्स है इनके द्वारा की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। तो इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको बेसिकली यहाँ पे अलग से जो सिंबल है, अलग से जो नेम है वो प्रोवाइड किया गया है इलेक्शन कमीशन के दौरान।
स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के दौरान ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल अलोकेट करना, कौन रियल फैक्शन है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्शन सिंबल्स का एक रूल है 1968 के समय का। उस रूल के थ्रू में यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से सिंबल्स का लोकेशन है, रियल फैक्शन को डिसाइड करना, ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही एक न्यूज़ महाराष्ट्र के अंदर हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे स्पीकर के द्वारा एंटी डिफेक्शन के प्रोसेस को डील करना था, बट उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि ये जो फैक्शन है वो रियल शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा वहाँ पे देखने के लिए मिला था। तो आप देखिए कि उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज भी किया गया है उनके पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। स्पीकर के द्वारा एंटी डिफेक्शन को डील किया जा सकता है, रियल पॉलिटिकल पार्टी है उसका डिसाइड वो नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तेलंगाना के पर्सपेक्टिव से है, नालगोंडा नाम का आप देखिए कि एक विलेज है, नालगोंडा एक वहाँ पे एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना के अंदर में, जहाँ पे बेसिकली एक दीपा स्तंभम है वो देखने के लिए मिला है, जिसको कि हम लैंप पोस्ट के रूप से जानते हैं। एक 390 ईयर्स ओल्ड लैंप पोस्ट है वो देखने के लिए मिला है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तेलंगाना के दौरान में। तो बेसिकली वहाँ से कौन सा रिवर है वो क्रॉस करता है, कृष्णा जो रिवर है, कृष्णा रिवर के बैंक के ऊपर में ये आपको देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे ये एनालिसिस लगाया गया है, ये एक्चुअली में है क्या, क्या ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता था। स्टूडेंट्स ऐसा ही ध्वज स्तंभा है जो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलता है, ध्वज स्तंभा, जो कि बेसिकली किसी टेम्पल के पास में उसको यूज किया जाता है, ध्वज स्तंभा। ध्वज मीन्स देखिए फ्लैग के लिए यूज किया जाएगा, तो किसी टेम्पल के ऊपर में इसको यूज किया जा सकता है, जो आपको वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, जहाँ पे बेसिकली गोवा नाम का जो स्टेट है उस रीजन के अंदर में वो आपको देखने के लिए मिलता है ध्वज स्तंभ। पहली बार यहाँ पे जो लैंप स्तंभ है, लैंप स्तंभ का यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला है, जिसको कि हम दीपा स्तंभम के रूप से भी या लैंप पोस्ट के रूप से भी हम जानते हैं। नालगोंडा के अंदर पाया गया है, कौन सा लैंग्वेज इसके ऊपर लिखा गया है, तो आप देखिए कि मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे देखने के लिए मिली है, तमिल प्लस में तेलुगु, तमिल और तेलुगु दोनों का प्रेजेंस यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तमिल और तेलुगु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं। सदर्न इंडिया की 4 लैंग्वेज आपको क्लासिकल लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है। तेलुगु के अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पे कन्नड़ा है जो कर्नाटक के अंदर बोली जाती है। इसके अलावा 2 और क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कौन कौन सा, एक संस्कृत है, संस्कृत के अलावा एक ओडिया है, उड़ीसा का जो लैंग्वेज है ओडिया जो बोला जाता है। तो बेसिकली 6 टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हैं। तो तमिल और तेलुगु है, उन दोनों का प्रेजेंस यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अगर हम इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो 1635 के समय का ये बेसिकली लैंप पोस्ट है जो मिला है वहाँ पे कृष्णा रिवर के बैंक के किनारे में। तो बेसिकली ये ट्रेड के बारे में बताता है, उस समय में कौन सा डायनेस्टी है वहाँ पे रूल किया करता था। स्टूडेंट्स आपको कुतुब शाही का जो रूल है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वहाँ पे जो कुतुब शाही डायनेस्टी है उसका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। 1635 के समय में हमारे कौन से मुगल एम्परर हैं वो पावर के अंदर हुआ करते थे, क्या यहाँ पे शाहजहाँ वहाँ पे पावर के अंदर हुआ करते थे, तो आप इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है, कौन से मुगल एम्परर हैं वो पावर के अंदर हैं। कल आप देखिए हमने औरंगजेब के बारे में डिस्कस किया था, औरंगजेब बेसिकली 1658 के समय पावर के अंदर में आते हैं, बैटल ऑफ सक्सेशन है उसके रिगार्डिंग वो लड़ाई करते हैं, उत्तराधिकार का जो युद्ध है उसके रूप से जाना जाता है। अपने जो भाई हैं उनके साथ में उनका लड़ाई आपको देखने के लिए मिलता है, मुराद है और भी काफ़ी सारे 3 उनके ब्रदर्स हुआ करते हैं, उनसे वो लड़ाई करते हैं और उसके बाद में फिर 1658 से लेकर 1707 तक उनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 1635 के समय का ये बेसिकली जो लैंप पोस्ट है वो मिला है तेलंगाना के अंदर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तमिल एंड तेलुगु मल्टीपल लैंग्वेज हैं वो लिखी गई हैं, ट्रेड के बारे में बताता है, कृष्णा रिवर के किनारे ये सिचुएटेड है। तो बेसिकली क्या डिसाइड करता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे रिवराइन जो ट्रेड है, जो रिवराइन जो ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जाता था इस रीजन के अंदर में। वो उस समय में वहाँ पे जो कुतुब शाही डायनेस्टी है वो हुआ करती थी। और आप देखिए कि यहाँ उसी समय में जो फ्रेंच के एक ट्रेडर हैं, फ्रेंच के एक ट्रेडर हैं जिनको कि हम डायमंड ट्रेडर के रूप से भी जानते हैं, तेवेनियर उनका नाम है। तो आप देखिए कि जो तेवेनियर नाम के जो पर्सन है, तेवेनियर नाम के जो पर्सन है वो उसी समय में विजिट किए थे फ्रेंच के जो ट्रेडर हैं जिनको डायमंड ट्रेडर के रूप से भी हम जानते हैं, उसी एरा के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, कुवैत, कुवैत कहाँ पे सिचुएटेड है, अरेबियन पेनिनसुला के रीजन के अंदर में सिचुएटेड है। सपोज कीजिए कि ये हमारा सॉरी स्टूडेंट्स,
सपोज कीजिए कि ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, सपोज कीजिए यहाँ पे आप हमारा कौन सा कंट्री है स्टूडेंट्स, ओमान है, यहाँ पे यमन है। यमन के अंदर किनका डोमिनेशन है, हूती रिबेलियंस का। यहाँ पे जो गल्फ ऑफ आदेन है, गल्फ ऑफ आदेन आपको देखने के लिए मिलेगी। रेड सी का एरिया है जहाँ पे अटैक किया जाता है। यमन का एक पोर्ट है जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हदीदाहा पोर्ट के रूप से हम इसको जानते हैं। हदीदाहा पोर्ट के रूप से हम इसको जानते हैं, जो यमन के अंदर सिचुएटेड है, जिसका हूती रिबेलियंस का डोमिनेशन है। वहीं से वो बेसिकली अटैक को कैरी आउट करते हैं शिप्स के ऊपर में। और आप देखिए कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई है। हमने कतर के बारे में भी डिस्कस किया है, कुवैत भी आपको इसी रीजन के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो कुवैत से कुछ लोग हैं जो इंडिया के लिए वापस से आए हैं एक बोट के थ्रू में। इंडियन ओरिजिन के ही पर्सन है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उनके पास में कोई भी यहाँ पे सस्पिशियस थिंग्स नहीं है बोट के रिगार्डिंग में, बट उनको अथॉरिटीज़ के द्वारा बेसिकली यहाँ पे अरेस्ट है वो किया गया है। क्योंकि विदाउट वीज़ा या विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप यहाँ पे अगर विजिट करोगे इंडिया के अंदर में, तो आपको बेसिकली अरेस्ट है वो कर दिया जाएगा। पोर्ट एक्ट के थ्रू में, पोर्ट एक्ट के थ्रू में उनको अरेस्ट किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि वो वहाँ पे लेबर के पर्सपेक्टिव से, वर्क करने के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे गए थे कुवैत के अंदर में। बट जो मिडिल मैन है, जो एम्प्लॉयर है, उनके द्वारा उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख लिए गए, उनको जो वर्क है वो भी नहीं करवाया गया है वहाँ पे। और कम्प्लीटली जो जो सैलरी जो देना था वो भी नहीं दिया गया, मनी भी नहीं दिया गया, फूड का अवेलेबिलिटी भी, इस तरीके का काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स हैं उनके द्वारा बताई गई हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर ट्रेवल किया जाएगा तो पोर्ट एक्ट के थ्रू में उसको डिपोर्ट किया जा सकता है या उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पर्सपेक्टिव से है, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट है वो डिलीवर किया गया कि किसी पर्सन के द्वारा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको डाउनलोड किया गया था। तो डाउनलोड करने के बाद में पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया। पुलिस के द्वारा अपना जो यहाँ पे जो बेसिकली उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, पोस्को एक्ट के थ्रू में उनको एलिगेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो बेसिकली आईटी एक्ट आपको देखने के लिए मिला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसका 67B है, उसके अगेंस्ट, उसके रिगार्डिंग में उनको अरेस्ट किया गया। हाई कोर्ट के द्वारा उनको रिलीज करने के बारे में डिस्कस किया गया कि उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड ही किया गया है, डाउनलोड के रिगार्डिंग में मेंशन नहीं है हमारे एक्ट्स के अंदर में। तो देखिए हमारे फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बताया गया है अपनी इस एडिटोरियल के अंदर में कि आईटी एक्ट जो 67B है, अगर उसके क्लोज को अगर हम एनालिसिस करते हैं, क्लोज ए है, क्लोज ए के बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है या पब्लिकेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको नहीं किया जा सकता है। उसके जो 67B का जो क्लोज बी है उसके अंदर में बताया गया है बेसिकली यहाँ पे डाउनलोडिंग है उसको भी एक ऑफेंस है वो माना गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ट्रांसमिशन अलग थिंग है, डाउनलोडिंग अलग थिंग है, उसको स्टोरेज किया जाता है वो एक अलग थिंग है। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से क्वेस किया गया है अपने यहाँ पे जो बेसिकली जो क्रिमिनल चार्जेज हैं उसको एक गलत प्रेसिडेंस के रूप से माना गया कि किसी के द्वारा भी इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो कैरी आउट किया जाता है तो आने वाले समय में कोई ऐसा जो इंसिडेंट है वो ना देखने के लिए मिले चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में, तो उनको प्रिवेंट करने के परस्पेक्टिव से ये जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू में। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बेसिकली हमारे जो कंट्री के अंदर एनसीआरबी है उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा अमेरिकन नेशनल जो सेंटर है यहाँ पे मिसलीडिंग या आप देखिए कि जो मिसिंग चिल्ड्रंस उनके एक्सप्लॉयटेशन के पर्सपेक्टिव से उसके रिगार्डिंग में एक अलायंस है, एक यहाँ पे उसको क्रिएट किया गया है जिसके थ्रू यहाँ पे जो चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज़ के जितना भी मटेरियल है उसको डील किया जाता है, किसी के द्वारा ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर उसको अपलोड किया गया है तो उसका जियो टैगिंग इन्फॉर्मेशन है एनसीआरबी को रिसीव होता है, एनसीआरबी को पता है इसके द्वारा यहाँ पे चिल्ड्रंस का जो सेक्सुअल अब्यूज़ के रिगार्डिंग में कोई मटेरियल है उसको ऑनलाइन के रिगार्डिंग में अपलोड है वो किया गया है। तो जियो टैगिंग के थ्रू इस तरीके का जो रिपोर्टिंग है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा डाउनलोड किया गया आर्टिकल 21 आपको राइट टू प्राइवेसी वो भी ग्रांट करता है, बट आप देखिए कि आपके द्वारा कोई ऑफेंस है उसको कैरी आउट किया गया है तो बेसिकली उस ऑफेंस की कैटेगरी में देखा जाएगा। इंडिया को क्या करना चाहिए यहाँ पे जो बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड है इसको रिप्लेस करने का ज़रूरत है, इसको चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल के रूप से बताना चाहिए और प्रॉपर वे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि रिगार्डिंग अगर यहाँ पे कोई भी आईपीसी का जो सेक्शन है, आईपीसी के सेक्शंस डिफरेंट है, इसमें 292 आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसको रेफर किया गया है इस हाई कोर्ट के द्वारा कि उनके द्वारा रिलीज किया गया था आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव से। तो
एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अगर हम देखें तो आप देखिए आईटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज़ का कोई भी मटेरियल है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हो, उसको यहाँ पे आप ट्रांसमिट भी नहीं कर सकते हो। उसके बारे में एनसीआरबी का जो बेसिकली प्रोसेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इक्विटी के कंसर्न्स के बारे में है। आप देखिए कि समय समय पे जो हमारे UNFCCC का जो कोप का मीटिंग देखने के लिए मिलता है उसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स को बैन करने के बारे में डिस्कस किया जाता है। अभी यहाँ पे 2030 को डिस्कस किया गया है। इनएडुकेट रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट सेक्टर का क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज के जो ऑफेंस है वो कंटिन्यूस राइज हुए हैं। कंटिन्यूस यहाँ के एडुकेट रिस्पॉन्स है वो नहीं दिखाया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे कोल एलिमिनेशन का एक प्लान है, कोल को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाए 2030 तक। बट उसका इक्विटी का जो कंसर्न है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कुछ कंट्रीज के द्वारा एडवांस अपना प्रोग्रेस कर लिया गया है, कुछ कंट्रीज कंटिन्यूस इस फेज के अंदर में है। तो सभी को यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलोकेट किया जाए। आप देखिए कि कोप 26 के अंदर ग्लासगो के दौरान में फर्स्ट टाइम जो सोशल फ्यूल्स है उनको यहाँ पे एलिमिनेट करने के बारे में डिस्कस किया गया था। फिर कोप 28 के दौरान में आप देखिए कि दुबई के दौरान भी नेट जीरो है उसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया गया कि नेट जीरो को हमें अचीव करना है। नेट जीरो को कब अचीव करना है स्टूडेंट्स हमें, कि नेट जीरो कार्बन एमिशन है उसको 2050 तक हमें अचीव करना है। अगर हम यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो कार्बन न्यूट्रलिटी का हमारा टारगेट है 2070 तक, जिसको कि हमें अचीव ही करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि फेज आउट जो वर्ड है उसको फेजिंग डाउन के बारे में जो चेंज करवाया गया कोप 26 के दौरान में। इंडिया के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में काफ़ी कुछ जो प्रोग्रेस है उसको अचीव किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के दौरान में आप देखिए कि बजट के डिस्कशन के दौरान भी हमारे यहाँ पे रूफ टू 1 करोड़ जो हाउस होल्ड है वहाँ पे सोलार के जो पैनल्स हैं उनके इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। 3.6 मिलियन पर्सन अभी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फॉसिल फ्यूल्स के एक्सट्रैक्शन का बैन के रिगार्डिंग में जो डिस्कस किया गया है कि इक्विटी का एक कंसर्न है, अलग अलग कंट्रीज को कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अलोकेट करना चाहिए। आप देखिए कि पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, उन सभी के अंदर में फॉसिल फ्यूल्स के एमिशन के बारे में ही डिस्कस किया गया है। हर एक कंट्री का डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन बैन के बारे में। FCRA लाइसेंस के बारे में है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे 20,000 के आसपास FCRA के जो लाइसेंस है वो तमिलनाडु से टोटल कैंसिल किए गए हैं इंडिया के अंदर में, और मैक्सिमम यहाँ पे तमिलनाडु से बताए गए हैं कि तमिलनाडु स्टेट है जो इमर्ज हुआ है जिनके द्वारा FCRA के जो लाइसेंस है उनको यहाँ पे कैंसिल किया गया है हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो आपको यहाँ पे इस कानून के बारे में पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि जो अगर यहाँ पे जो रूल्स है उनका रेगुलेशंस को कंटिन्यूस नहीं किया जाएगा तो उनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। सिविल कोड के स्ट्राइक बैलेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो आप देखिए हमने काफ़ी बार इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आर्टिकल 44 के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में जस्टिसिएबल नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिसिएबल के पर्सपेक्टिव से अप्रोच नहीं कर सकते हो इनके रिगार्डिंग में। स्टेट के द्वारा उत्तराखंड स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ट्राइबल कम्युनिटी जो 2.9% के आसपास उस एरिया का पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। आप देखिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर में यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एक सिविल कोड के अंदर में एक बैलेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है। क्या यहाँ पे सभी कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में सही है या गलत है उसके पर्सपेक्टिव से, तो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट इतना ही है आर्टिकल 44 के रिगार्डिंग में। यहाँ पे बताया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसका कम्प्लीटली एज ए होमोजीनियस ग्रुप के रूप से आपको ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 7 जज बेंच के अंदर कहा गया कि शेड्यूल कास्ट का जो कंप्लीट ग्रुप है, जितनी भी कास्ट उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है, उसको एज ए होमोजीनियस ग्रुप के रूप से हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली CGI लेड बेंच है उनके द्वारा डील किया गया। यहाँ पे बेसिकली किसी स्टेट के द्वारा किसको लिस्ट के अंदर में शामिल किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था, उसी के डिस्कशन के दौरान में किया गया है।
इनके द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको भी रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। आप देखिए यहाँ पे अगर 10 कास्ट के जो ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर में शामिल हैं, तो 10 कास्ट के ग्रुप्स के अंदर में आप देखिए कि कुछ कास्ट ऐसी डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलती हैं, चाहे हम ओबीसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें या किसी दूसरी कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से, और कुछ कास्ट का जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओबीसी के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि काफ़ी सारा जो कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर में शामिल हैं, बट कुछ ही आपको जो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का ही जो डोमिनेशन है वो मोर हायर देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उसको समय समय पर रिवाइज करने का ज़रूरत है, जिससे कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। आर्टिकल 340 के अंडर में आपको रोहिणी कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है, जो ओबीसी के रिगार्डिंग में जिसको बनाया गया था कि प्रॉपर उसका रिप्रेजेंटेशन रिवाइज किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें टोल कलेक्शन का सैटेलाइट बेस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिस्कस किया गया है कि सपोज कीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पे जो टोल प्लाजा है और किसी पर्सन को यहाँ तक ही विजिट करना है, यहाँ तक नहीं जाना है, डिस्टेंस मोर नहीं है उसका, ओनली 5 किलोमीटर के एरिया में उसको ट्रेवल करना है, तो उसी के बेसिस पे जो टोल है वो लगाया जाएगा। फास्ट टैग को बेसिकली इसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, ये डिस्कशन के दौरान में बताया गया है हमारे जो रोड एंड हाईवे के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट सीडीएस के द्वारा बेसिकली यहाँ पे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से या काउंटर जो ऑपरेशन है उनकी रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट दिया गया। आप देखिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जनरल बिपिन रावत हैं, जिनका बेसिकली उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया था एक हेलीकॉप्टर के क्रैश के दौरान में। वो फर्स्ट हमारे सीडीएस थे हमारे कंट्री के सुब्रमण्यम कमेटी है आफ्टर द डेट कारगिल रिव्यू कमेटी के रूप से भी हम उसको जानते हैं। आप देखिए उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था सीडीएस का जो पोस्ट होना चाहिए। बाद में डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं, साकेतकर कमेटी है और भी काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं, नरेश चंद्र कमेटी है, उनके द्वारा सीडीएस की पोस्ट के बारे में बताया गया। एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर है, गवर्नमेंट को इनके द्वारा एडवाइज किया जाता है। आप देखिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा काफ़ी कुछ जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करना हो, एडवाइस करना हो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसको हेड करना हो, काफ़ी कुछ आपको इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो देखने के लिए मिलती है। 4 स्टार जनरल का इनको जो टाइटल है वो दिया गया है। तो उन्हीं के द्वारा बेसिकली यहाँ पे काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज़ है उसके रिगार्डिंग में इंडस्ट्री है उसको वर्क करने के बारे में डिस्कस किया गया। ललित कला केंद्र के पर्सपेक्टिव से है, आपको ललित कला अकेडमी इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के अबुल कलाम आज़ाद हैं। 11 नवंबर को हम उनका जो डे है एजुकेशन डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं। आप देखिए कि उनके द्वारा ललित कला अकेडमी है, हमारे साहित्य अकेडमी है, उनका इस्टेब्लिशमेंट उन्हीं के द्वारा किया गया था। एक हमारे ICCR नाम का एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में। आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा हमारा जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको हम एज ए सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप से भी जानते हैं। उसको हमारी जो एम्बेसीज हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है दूसरे कंट्रीज के अंदर में, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको हम कल्चरली वे में या टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर में इनवाइट कर सकें। तो वो भी उसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। आप देखिए कि इनके 2 न्यूज़पेपर भी हैं। 2 न्यूज़पेपर कौन से हैं, अल हिलाल है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा कुछ न्यूज़पेपर हैं जिनको बैन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। इंडिया का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे एशियाटिक बियर है जिनका रिहेबिलिटेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इजराइल के जो PM हैं उनके द्वारा कहा गया है, बेसिकली ब्रिटेन के द्वारा एक 2 स्टेट का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया था, जो इजराइल के PM के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। उनके द्वारा हमास के द्वारा जो ट्रूस का जो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उनके द्वारा मना कर दिया गया कि यहाँ पे एब्सोल्यूट विक्ट्री के बाद में ही जो इनका और हमास का जो फाइट है उसको बेसिकली उनके द्वारा रोका जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें IMF के द्वारा मालदीव के पर्सपेक्टिव से कुछ कंसर्न्स है उनको रेज किया गया है कि हाई रिस्क है वहाँ पे डेप्थ डिस्ट्रेस के रिगार्डिंग में IMF के द्वारा कहा गया। आप देखिए कि 1945 के अंदर में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू 2 इंस्टीट्यूशन है उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिनको कि हम ब्रेटन वुड ट्विंस के रूप से भी जानते हैं। एक तो हमारा वर्ल्ड बैंक है, एक आपको IMF देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है। आपको बेल आउट जो प्रोविजन है उन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए। श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से वो न्यूज़ के अंदर में था और उसको प्रीलिम्स 2022 के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यमन के जो होती रिबेलियंस हैं उनके द्वारा रेड सी के अंदर 2 शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। होती रिबेलियंस के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। कुछ सिविलियंस के डेथ के रिगार्डिंग में है, सीरिया के अंदर जो स्ट्राइक है उसको कैरी आउट किया गया, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। रसिया के पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। और ताइवान के रिगार्डिंग में जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगा हो इम्पोर्टेंट उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। इस एडिटोरियल को आप रीड करना स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से रीड करना। इसके अलावा एक नॉर्दर्न आइलैंड के पर्सपेक्टिव से भी था। आप देखिए उस टॉपिक को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, इस वजह से उसको हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। इसके अलावा जो सी रंगराजन सर हैं उनके द्वारा फिजिकल के रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल लिखा गया है आज। तो जो फिजिकल बेसिकली गवर्नमेंट के जो 2 इम्पोर्टेंट वर्क हैं, एक तो यहाँ पे कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज किया जाए, और फिजिकल जो है उसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए। तो देखिए कि बजट के दौरान में दोनों ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो वर्क है वो देखने के लिए मिला है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया एक एडिटोरियल के अंदर में। तो देखिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यूस आपको रिपीटेड मोड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम सभी को हम डिस्कस करेंगे तो मोर देन 1 आवर, मोर देन 2 आवर का समय लग जाएगा हम, क्योंकि किसी भी टॉपिक को रीड करने से पहले हम उसका काफ़ी सारे जो हमारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं उनको भी रीड करते हैं, तो आपको जो समय है वो ज़्यादा लग सकता है किसी भी टॉपिक को रीड करने के रिगार्डिंग में। तो इस वजह से उन्हीं टॉपिक को हम रखते हैं जो कंटिन्यूस रिपीटेशन मोड के अंदर ना हो, रिपीटेशन भी हो तो 4 या 5 टाइम्स हो, जिससे कि आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।